हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी में। छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हम लोग लैंड रेवेन्यू कोड देख रहे थे। अप टू सेक्शन 164 हमने देख लिया था। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का और इस पूरे एक्ट का जो है और सबसे वास्ट और लेंथी सेक्शन नंबर 165 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट रहता है ये पढ़ना, बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी होती है इसमें, है ना, उसको याद रखने में। तो इसको कोशिश करेंगे जितना सिंपलेस्ट वे में हम इसको कवर कर सके, मैं आपको समझा सकूं, कोशिश करूंगा उतने अच्छे से, उतने इजी वे में आपको इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए। सेक्शन 165 बात करता है राइट्स ऑफ ट्रांसफर की, है ना। जो भी लैंड रहता है और जो उसका भूमि स्वामी है, पर्टिकुलर लैंड का जो भूमि स्वामी है, उसके पास में ट्रांसफर करने का भी अधिकार रहता है। ठीक, राइट टू ट्रांसफर रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई है जहां पे वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने इंटरेस्ट को। ठीक है, और कौन सी कैटेगरीज रहेंगी जिनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो विथ परमिशन ही ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, और किन एरिया में ट्रांसफर कर सकती हैं। तो ये 4-5 चीजें जो हैं हमको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। सीक्वेंस वाइज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं 165, जो जनरली ये बात करता है कि जितने भी भूमि स्वामी हैं वो फ्री हैं, उनका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर लैंड में जो उसको वो होल्ड करते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ भूमि स्वामी में ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट इन हिज लैंड। ठीक है, तो जनरल प्रोविजन क्या है, भूमि स्वामी में ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट इन हिज लैंड, है ना, जो भी उसके पास में उस लैंड में अधिकार है, इंटरेस्ट है, उसको वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, अब जो भी यहां पे कहा गया है, अब इसकी आगे की शर्तें जो है वो चालू होगी, कंडीशंस चालू होगी, उनको देखते हैं। No mortgage of any land by Bhumiswami shall hereafter be valid unless at least 5 acres of irrigated or 10 acres of unirrigated land is left with him free from any encumbrance or charge। ठीक है, ये तो उसने बोल दिया। अब पहली कंडीशन यहाँ की कि भाई आप ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि आपके पास में 5 एकड़ ऑफ इरिगेटेड या फिर 10 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड जो है उससे कम आपके पास में बचे। ठीक है, अगर ऐसा कोई ट्रांसफर है जिससे आपकी जो लैंड है, जो भूमि स्वामी की लैंड है, वो इन दोनों कैटेगरीज में इन नंबर से कम हो जाए, तो उस ट्रांसफर को यहां पे उचित नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है। ठीक, तो मिनिमम ट्रांसफर करने के बाद में अगर इरिगेटेड लैंड है तो 5 एकर्स बचना चाहिए और अनइरिगेटेड है तो 10 एकर्स बचना चाहिए। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज हुआ है ना, यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज अगर कोई हुआ है, यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज पता है ना क्या होता है। हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे यूट्यूब पे तो कवर नहीं करा था, लेकिन जहाँ पे पोजीशन डिलीवर हो जाती है ना, पोजीशन डिलीवर हो जाती है मॉर्गेजी को, और ये कहा जाता है कि इस जो पोजीशन आपको दी है जो प्रॉपर्टी की, उससे जो भी रेंट या प्रॉफिट जो भी आएगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट द इंटरेस्ट पेएबल और प्रिंसिपल अमाउंट जो भी ड्यू है। ठीक है ना, मॉर्गेज में जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है, उसके अगेंस्ट में इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अब यहां पे क्या बोला गया है कि अगर कोई यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज हुआ है तो उसमें क्या होगा, नो यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड बाय भूमिस्वामी शाल हियर आफ्टर बी वैलिड इफ इट इज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स, है ना। कोई भी यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज अगर 6 साल की ऊपर की अवधि के लिए दिया गया है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक कंडीशन भी लगाई जाएगी, एंड अनलेस इट इज अ कंडीशन ऑफ द मॉर्गेज डेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड वहां पे दिया हुआ है 4 साल 5 साल, जैसे ही वो एक्सपायर होता है तो वो लैंड उसको फिर से रीस्टोर कर दी जाएगी भूमि स्वामी को। ठीक, तो ये दो बातें याद रखिएगा, यूजुफ्रैक्चरी के लिए 6 ईयर्स और इनके लिए 5 और 10 साल, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कैसे भी। चलिए, अगर कोई परेशानी आए, कुछ चीज समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिस्पॉन्स दे दूंगा। और अगर जरूरी रहा तो फिर उसके लिए भी एक छोटा सा हम वीडियो लेक्चर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ सेक्शन बहुत लेंथी है, बड़ा है, और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आपको याद करवा पाऊँ, लेकिन फिर भी हर संभव प्रयास मेरा रहेगा कि जितना भी हो आपको इसको समझा दूं और आपको याद करने में ये मददगार हो जाए, ये जो सेशन है ये मददगार हो जाए, ठीक है। सी वाला सेशन जो है अपना वो है, इफ एनी मॉर्गेजी, सब क्लोज सी, इफ एनी मॉर्गेजी इन पोजेशन ऑफ द लैंड मॉर्गेज डज नॉट हैंड ओवर और पोजेशन ऑफ द, ठीक है। सी ये बोलता है कि आपने जो भी 6 साल से ज्यादा के लिए तो कर नहीं सकते, तो 5 साल के लिए, ठीक है ना, 5 साल के लिए आपने करा, जैसे ही एक्सपायर होता है, ठीक है, जैसे ही ये टाइम पीरियड एक्सपायर होता है यहां पे, उसके बाद में अगर आप वेकेट नहीं करते हैं या फिर रिस्टोर नहीं करते हैं पोजीशन, तो फिर तहसीलदार साहब की भूमिका यहां पे आ जाएगी, तहसीलदार साहब इजेक्ट कर देंगे उस मॉर्गेजी को, ठीक, और रिस्टोर करवाएंगे पोजीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द मॉर्गेज और 6 years विच एवर एक्सपायर्स फर्स्ट, है ना। तो जो भी यहाँ पे टाइम था या फिर मैक्सिमम 6 years, जो भी पहले एक्सपायर हो रहा है, जो भी पहले कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके बाद में तहसीलदार साहब इजेक्ट करवा देंगे अगर वो लैंड वेकेट नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडेड डेट नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply in the case of a mortgagee of any land held by भूमि स्वामी for non agricultural purposes, ठीक है। तो ये जो सबसेक्शन हमने पूरा देखा था ये किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस में अगर ट्रांसफर हो रहा हो तो, ठीक। चलो ये काम का नहीं है, लेकिन जो हमने सबसेक्शन 1 और 2 देखा, इसमें जो भी 5 एकर्स 10 एकर्स और 6 years वाले प्रावधान थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब आते हैं सब सेक्शन 3, वेर अ भूमि स्वामी इफेक्ट्स अ मॉर्गेज अदर देन अ यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, ठीक है। अगर भूमि स्वामी ने कोई मॉर्गेज इफेक्ट करा है, और ये कौन सा नहीं होना चाहिए, बस एक बताया गया एक्सक्लूडिंग यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, ठीक है, कोई भी मॉर्गेज हो अदर देन ये, तो उसमें क्या होगा, उसमें बोला गया है कि इसकी जो भी इंटरेस्ट पेएबल रहेगा वो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किससे एक्सीड नहीं करेगा, जो आपकी प्रिंसिपल मनी एडवांस्ड है टोटल, ठीक है, जो भी टोटल प्रिंसिपल मनी है उस मॉर्गेज में, उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किसी भी कीमत पे नहीं होगा, है ना। क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूइंग अंडर द मॉर्गेज शैल नॉट एक्सीड हाफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, हाफ द सम, प्रिंसिपल मनी का भी जो हाफ है, हाफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाफ द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल मनी। आगे सबसेक्शन 4, ये सीलिंग लिमिट्स की बात करता है, सबसेक्शन 4 सीलिंग लिमिट्स की बात करता है कि कितना लैंड आपके पास में बचना चाहिए, कितना आप ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो नो भूमि स्वामी शैल हैव द राइट टू ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो जनरल ही तो था कि वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको वेराइटीज ऑफ कंडीशंस दिख रही है, उसी में से एक ये है कि कोई भी ऐसा इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा जिसके फल स्वरूप, जैसे ए है, ए ने ट्रांसफर करा है बी को, तो बी के पास उस ट्रांसफर से क्या नहीं होना चाहिए, जो भी सीलिंग लिमिट इस एक्ट में प्रोवाइड करी रखी है, मान लीजिए प्रोवाइड कर रखी है 20 एकर्स, है ना, इसके पास में ऑलरेडी कितनी है 18 एकर्स, इसने ट्रांसफर कर दी 3 एकर्स, तो ये कितनी हो जाएगी 21 एकड़, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, सीलिंग लिमिट 20 है तो 20 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का कोई भी ट्रांसफर जो रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा अगर वो सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है, क्रॉस कर रहा है तो, ठीक, क्लियर। प्रोवाइडेड डेट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, अब इसमें भी ये सबसेक्शन कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा कि इन द केस ऑफ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस एंड पब्लिक पर्पसेस, है ना। तो ठीक है, ये तो अब हमने
ए और बी दो एक तरह के प्राइवेट पर्सन की बात कर ली, इनकी सीलिंग लिमिट हो सकती है। लेकिन अगर ये बी जो है ये कोई इंस्टीट्यूशन हुआ है ना, जो पब्लिक भी हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ठीक है ना, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इनके फेवर में अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये सीलिंग लिमिट वाली क्लॉज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। सेम अगर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ट्रांसफर हो रहा है तो भी सीलिंग लिमिट वाला जो क्लॉज है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। और एक और उसके साथ ही साथ अगर मॉर्गेज के तहत ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसफर है वो क्या है, बाय वे ऑफ मॉर्गेज है, तो भी ये सीलिंग लिमिट वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं तो इस तरह से मॉर्गेजी कभी भी इसको एडवांस नहीं करेगा। क्यों? अगर उसके पास में ऑलरेडी 20 एकड़ पड़ा हुआ है और इसने 10 एकड़ और इसके पास में आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना। इसलिए मॉर्गेज को इससे एक्सक्लूड करा गया है। वो कितना भी यहाँ पे मनी एडवांस कर सकता है और उसके फलस्वरूप सिक्योर कर सकता है लैंड को और अपने पास में रख सकता है अंटिल रिपेमेंट। ठीक है, चलिए दूसरा, इन द केस ऑफ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस और बाय वे ऑफ मॉर्गेज, वही बात जो हमने अभी देखी। ठीक है, अब इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड हेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी लैंड ट्रांसफर हो रही है तो भी ये सीलिंग लिमिट वाला प्रोविजन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब जो हमने दो तरीके के ट्रांसफर्स देखे थे, है ना, एक तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस को ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा हो रहा था आपका चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना। अब इनके लिए भी कुछ आगे फर्दर बात करी गई है। वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट subject to the following conditions, namely if such land is to be diverted to a non agricultural purposes। अब अगर लैंड डाइवर्ट हो रही है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है ना, ए ने ट्रांसफर करी बी को, बी ये है और ये थी एग्रीकल्चरल पर्पस की, एग्रीकल्चरल भूमि, है ना, कृषि भूमि थी ये। अब जब इस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगी तो सीधी बात है उसका पहले डाइवर्ट होना उसको जरूरी रहेगा, डाइवर्शन होना जरूरी है। तो अगर इस चीज में अब वो यूज होने वाली है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस कहलाएगा। और अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस हुआ तो डाइवर्शन के लिए एसडीओ की प्रायर परमिशन यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, ये नहीं कि एग्रीकल्चरल लैंड सीधे उठाई और इस यूज में डाल दी और काम चालू कर दिया, इंडस्ट्रीज बनाना चालू कर दी, है ना, प्रोडक्शन चालू कर दिया। नहीं, पहले उसको डाइवर्ट करवाना जरूरी है फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस विद द प्रायर परमिशन ऑफ एसडीओ, उसके बाद में ही वो काम चालू हो पाएगा, है ना। प्रायर टू सच ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के पहले डाइवर्ट होना जरूरी है। ठीक, आगे द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 172 शैल अप्लाई टू सच ट्रांसफर विद द मॉडिफिकेशन एट द पीरियड ऑफ 3 मंथ 6 मंथ्स। ठीक है ना, 172 हम लोग देखेंगे आगे, उसमें बस इतना अभी यहाँ पे ध्यान रख लो कि 3 महीने और 6 महीने की जो अवधि वहां पे दे रखी है उसको क्या समझा जाएगा, 45 डेज और 90 डेज रिस्पेक्टिवली, है ना। तो 3 महीने इज इक्वल्स टू 45 और 6 मंथ इज इक्वल्स टू 90 डेज फॉर दिस सेक्शन, सेक्शन 165। ठीक, आगे देयर शैल नॉट बी फर्दर ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्रांसफर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो भी लैंड इंडस्ट्रियल पर्पस को ट्रांसफर हो गई, है ना, आफ्टर डाइवर्ट करवा लिया, सारी चीजें हो गई और फिर ट्रांसफर हो गई, उसका फिर रीट्रांसफर फर्दर नहीं हो पाएगा। ठीक, वापस से रीट्रांसफर नहीं होगा, यहां पे प्रोहिबिट करा गया है। आगे जो यहाँ पे हमने देखा सीलिंग लिमिट की, तो पर्सन, पर्सन इंक्लूड हिज फैमिली, है ना। फैमिली में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पर्सन हिमसेल्फ, माइनर चिल्ड्रन, स्पाउस ऑफ सच पर्सन लिविंग विथ हिम जॉइंटली, है ना। और अगर माइनर है तो अपनी फैमिली के साथ में जो जॉइंटली रह रहा है वो सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे सीलिंग लिमिट्स के अंतर्गत। ये नहीं कि बस ए की बात करी गई है, ए के साथ में बी भी है उसकी वाइफ, तो इंक्लूडिंग ये सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब होंगी, सिर्फ अकेले इसकी नहीं मानी जाएगी, है ना। सबसेक्शन 5, notwithstanding anything to the contrary contained in any other enactment। ठीक है, अब हमने पहले देखा कि डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू ए से बी को ट्रांसफर हुआ तो सीलिंग लिमिट्स देखी थी हमने। ठीक है, अब यहां पे कोर्ट ने डिक्री प्रोवाइड करी है या कोई ऑर्डर दिया है जिसके फलस्वरूप ऐसी सेल हुई है ना, सेल हुआ है और उस सेल में ए से बी को अगेन ट्रांसफर हुआ है।
तो फिर सेम चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी सीलिंग लिमिट वाली। ठीक है, ये नहीं कि कोर्ट ने बोल दिया तो भैया ये अप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी ये अप्लीकेबिलिटी रहेगी सीलिंग लिमिट वाली, है ना। इसको पढ़ लेते हैं। इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर बी सोल्ड टू एनी पर्सन हु एज अ रिजल्ट ऑफ सच सेल शैल बिकम इंटाइटल्ड टू अ लैंड टू विच टुगेदर विद द लैंड इफ एनी हेड बाय हिमसेल्फ बाय फैमिली विल एग्रीगेट एक्सीड सच सीलिंग लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब, है ना। तो यहाँ पे भी ये अप्लीकेबल है सीलिंग लिमिट वाला फॉर्मूला। आगे आगे आ जाते हैं सब सेक्शन 6 पे डायरेक्ट। बाकी जो मैंने स्किप करा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजो वगैरह वो देख लेना, फिर भी डाउट हो तो बताइएगा। 6 जो है पर्टिकुलरली आपकी बात करता है, इसको यहां से ध्यान रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है सब सेक्शन 6 से। एबोरिजिनल ट्राइब, ठीक है, एबोरिजिनल ट्राइब की बात करता है सब सेक्शन 6। So, notwithstanding anything contained in subsection 1, the right of Bhumisam belonging to tribe which has been declared to be aboriginal tribe by the state government, है ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है फॉर पर्टिकुलर एरिया, है ना, या फिर पार्ट ऑफ द एरिया, जो भी नोटिफाई करा हुआ है उनको ये ट्राइब बोलेंगे। अब उनके यहाँ पे क्या अधिकार है ना, यूजुअली ये शेड्यूल्ड एरियाज में रहती है ना। पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये उस तरह से यहाँ पे डिफाइन करी गई है, उनके कुछ राइट्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है। आदिवासी लोग जो रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है ये हम बाद में कभी देखेंगे, जब हम वास्ट लेक्चर इसकी रेगुलर क्लासेस लेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि सब सेक्शन 1 जो था फ्रीली ट्रांसफर की जो बात कर रहा था, कि आपका जो इंटरेस्ट है, भूमि स्वामी का जो इंटरेस्ट है किसी लेने में, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पे रेस्ट्रिक्ट करा है और वो अप्लीकेबल नहीं होगा इन सच एरियाज एज आर प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड। पहली कंडीशन, प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड, है ना। मान लीजिए ये एरिया है और पूरा इतना पूरा एरिया जो है वो इस ट्राइब के लोग वहां पे रह रहे हैं, तो ऐसा जो एरिया है वहां पे इस तरह का ट्रांसफर जो आपका फ्रीली ट्रांसफर रहेगा वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। किस तरह का ट्रांसफर, एक तो फ्रीली, दूसरा ए बिलोंगिंग टू अ ट्राइब, जो ट्राइब से बिलोंग करता है वो कभी भी ट्रांसफर बी को, जो उस ट्राइब का नहीं है, उसको नहीं कर सकता। ये एक रेस्ट्रिक्शन यहां पे प्रोवाइड कर रखी है। किसको ट्रांसफर करेगा, सी को, डी को, ई को, किसी को भी जो उसी ट्राइब के मेंबर हो। ठीक, उसी ट्राइब के मेंबर होना जरूरी है। आगे, इन सच अदर एरियाज, है ना, तो एक तो प्रीडोमिनेटली हमने देख लिया इनहेबिटेड, और अगर दूसरे एरिया भी हैं इन अदर एरियाज, ठीक, वहां पे भी क्या होगा, सेम चीज, ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। सेम ट्राइब के हैं तो ही ट्रांसफर होगा, और अगर सेम ट्राइब के नहीं हैं तो फिर क्या होगा, विथ परमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर। यहां पे जो कलेक्टर की रैंक है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन यहां से सीधा आता है। तो दो प्रोविजन यहाँ पे दे रखे हैं, तो प्री डोमिनेटली इनहेबिटेड वाला और अदर एरियाज। अदर एरियाज में ये चीज आ जाती है, विथ परमिशन ऑफ कलेक्टर आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्री डोमिनेटली में क्या है, रेस्ट्रिक्ट करा गया है स्पेसिफिकली कि बिल्कुल ट्रांसफर अलाउड नहीं, यहाँ पे विथ परमिशन अलाउड है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और दे रखी है कि किस तरह से ट्रांसफर होगा, सेल, अदरवाइज, है ना, या फिर बाय वे ऑफ लोन के थ्रू जो चीजें होती हैं, है ना। तो इन सब कैटेगरीज में क्या होगा, आपका ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट करा गया है। अदरवाइज में अगर हम आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अदरवाइज डजंट इंक्लूड लीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। लीज के लिए वो खुली छूट दे रखी है, लीज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अदर देन, जैसे सेम ट्राइब के हैं तो यहाँ पे तो हो ही सकता है, अदर ट्राइब भी हुई तो भी लीज के लिए कोई परेशानी नहीं है, भले ही वो प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड एरिया में भी लीज हो, है ना, वहां पे लीज एप्लीकेबल। लेकिन उसके अलावा कोई भी सेल हो रहा है, लोन हो रहा है, मॉर्गेज हो रहा है, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, लीज के लिए नहीं है।
चलो, इसके अतिरिक्त ये जो पूरा सब सेक्शन 6 हमने देखा था, ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? जहां पे गवर्नमेंट ही एक्वायर करे उस लैंड को, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है अगर, काहे के लिए? shall not be applicable to the land acquired under the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation resettlement act 2013। इसमें ये अप्लीकेबल नहीं होगा सबसेक्शन 6, वहां पे ट्रांसफर अलाउड है। ठीक है, वो ये नहीं बोलेंगे कि सरकार है तो हम ट्रांसफर नहीं करें, हमें तो क्या है, सुविधा प्रोवाइड करी गई है, ये नहीं बोल सकते है ना। आगे सेक्शन सबसेक्शन 6A, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1, क्या? द राइट ऑफ अ भूमिस्वामी other than भूमिस्वामी in the land excluding the agricultural shall not be transferred by sale of a loan। ठीक है, वही बात है कि शेड्यूल्ड एरिया में जो भी रहेगा वो कलेक्टर की परमिशन के साथ में ही ट्रांसफर होगा, और कुछ नहीं है ना, 6A में कुछ भी नहीं दे रखा ज्यादा। उसके बाद एवरी सच ट्रांसफर इफेक्टेड आफ्टर द 9th day of June 1980 बट बिफोर 20 अप्रैल 1981। यूजुअली डेट से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि डेट याद करना है ना। विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियर इन कंटेंट शाल अनलेस सच ट्रांसफर इज रेटिफाइड बाय द कलेक्टर, है ना। तो एक डेट दे रखी है, इन दो डेट के बीच में जो भी ट्रांसफर हुआ है उनको कलेक्टर को रेटिफाई करना जरूरी है ना। अगर रेटिफाई कलेक्टर नहीं करता है तो फिर वो सब क्या माने जाएंगे, सारे ट्रांसफर ऐसे वॉइड। क्लियर। 6B, notwithstanding anything contained limitation act, the collector may on motion or an application in this behalf within 3 years make an inquiry reasonable opportunity pass an order ratifying। ठीक है, कलेक्टर को अधिकार दे रखा है कि जो भी ट्रांसफर्स हुए हैं, है ना, ये 6B देख रहे हैं हम लोग, जो भी ट्रांसफर हुए हैं उसको इंक्वायर करें, टाइम लिमिट है विद इन 3 years, कर सकता है ऑन मोशन पे भी, जहां पे लगता है कि हाँ भैया ऐसा कुछ हुआ है, या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो भी इंक्वायरी चालू हो सकती है ना, दोनों ही केस में इंक्वायरी कर सकता है वो। ऑन मोशन पे भी, ऑन एप्लीकेशन पे भी 3 साल के भीतर भीतर इंक्वायर करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की, और उसके बाद में देखेगा कि ये जो ट्रांसफर हुए हैं इसको मुझे रेटिफाई करना है कि नहीं, ये उचित है तो रेटिफाई कर देगा, अदरवाइज रिफ्यूज टू रेटिफाई, है ना, और फिर वो सब वॉइड हो जाएंगे। द कलेक्टर शाल इन पासिंग एन ऑर्डर 6C देख रहे, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट परमिशन रेटिफाई और रिफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रांजेक्शन शाल ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग, है ना। अब कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी चीजें रहेंगी, ग्राउंड्स रहेंगे जिसको उसको कंसिडर करना है वाइल रेटिफाइंग और रिफ्यूज टू रेटिफाई, या फिर परमिट करने के लिए या फिर रिफ्यूजिंग टू परमिट, है ना, उन सब के लिए। तो ये बहुत साधारण सी चीजें हैं। वेदर और नॉट द पर्सन टू होम लैंड इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज अ रेसिडेंट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, जो शेड्यूल्ड एरिया हमने देखे तो उसका रेसिडेंट है कि नहीं, अदर देन शेड्यूल्ड एरिया ट्रांसफर हुआ है क्या, है ना। द पर्पस टू विच लैंड शैल बी और इज बीइंग लाइकली टू बी यूज्ड आफ्टर द ट्रांसफर, कौन से यूसेज में आएगा लैंड। वेदर ट्रांसफर सर्व्स इज लाइकली टू सर्व और प्रेजुडिस द सोशल कल्चर, है ना, किसी तरह के। देखिए ये जो प्रोविजंस बताए गए हैं, जो मैं बोल रहा था आपको, वो इसीलिए बताए गए हैं कि जो भी ट्राइबल रहते हैं उनके अपने कस्टम्स रहते हैं, है ना, कस्टम्स रहते हैं, यूसेजेस रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं। अब अगर ये जो लैंड है जो ट्राइबल एरिया में फॉल हो रही है, ये जो ट्राइबल एरिया की लैंड है, ये बाहर के कोई व्यक्ति आते हैं, है ना, कोई भी इसका आदमी जो है, मान लीजिए बी, ये ट्रांसफर कर देता है A1 को, है ना, अपना जो पार्ट है, अपनी जो होल्डिंग है वो ट्रांसफर कर देता है उसका इंटरेस्ट A1 को। अब ये बाहर का आदमी जो आएगा वो यहाँ पे फिर संभावना रहती है कि इनके जो कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, उनके साथ में कुछ तरह की छेड़खानी हो, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती है ना। वो सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोक लगा दी है कि बाहर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो। ये भी हो सकता है धीरे धीरे ये सारे लोग यहाँ पे आ जाएं और पूरी जो इनकी जमीन है उसको किसी प्रलोभन के रूप में एक्वायर कर ले, एक्वायर करने के बाद में वहां पे क्या करें, जो जमीन है पूरी उसको इंडस्ट्रियल यूसेज में कन्वर्ट करवा ले, डाइवर्ट करा ले, तो इनका जो एक हेरिटेज है उसका भी नुकसान हो सकता है। ठीक है ना।
इसलिए इस तरह के ट्रांसफर्स पे यूजुअली कोशिश करी जाती है कि रोक लगाई जाए, है ना। और जहां पे परमिशन की बात है तो कलेक्टर इंक्वायर करता है, उसके बाद में परमिशन दे दी जाती है। ठीक, चलो। तो कलेक्टर जो भी रेटिफाई करेगा या रिफ्यूज करेगा वो यहाँ पे दे रखा है, वो फाइनल माना जाएगा, है ना। शेड्यूल्ड एरिया कहाँ पे है, पैराग्राफ 6 में, 5th शेड्यूल में, है ना, अंडर पैराग्राफ 6 ऑफ द 5th शेड्यूल। शायद वहां पे मैंने उल्टा लिखवा दिया, वो देख लेना, है ना। The burden of proving that the transfer was not spurious, fictitious or बेनामी shall lie on the person who claims such transfer to be valid। अब यहाँ पे एक burden of proof की बात करी गई है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी गई है कि अगर कलेक्टर के सामने इंक्वायरी चल रही है ना, अब वो लैंड किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफर हुई है, बी को, है ना, जो उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, तो उसके ऊपर ये रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या, ये जो ट्रांसफर था ये किसी तरह से फॉल्स या फ्रिवलस नहीं है ना, और किसी भी तरीके से बेनामी नहीं है, और इनके राइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ट्राइबल एरियाज, है ना। आगे, ऑन रिफ्यूजल टू ग्रांट द परमिशन अंडर सबसेक्शन 6A और रेटिफिकेशन अंडर द ट्रांसफर इफ इन पोजीशन ऑफ शाल वेकेट। अब अगर जो ट्रांसफर था उसको रेटिफाई करने से मना कर दिया है कलेक्टर साहब ने, इंक्वायरी के बाद में रिफ्यूज हो गया है, तो जिसके अधिकार में अभी पोजीशन है, जैसे बी के अधिकार में है, तो वो वेकेट कर देगा, उस लैंड को करना पड़ेगा उसको, है ना, और वो पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल भूमि स्वामी के पास में, जिसका नाम हमने हाइपोथेटिकली ए रखा हुआ है। ठीक, आगे, इफ द भूमि स्वामी फॉर एनी रीजन फेल्स और इज अनेबल टू टेक पोजीशन, अगर भूमि स्वामी जो है किसी कारणवश वहां से चले जाता है मान लो, या उसके संज्ञान में चीजें नहीं आ पाती है और वो पोजीशन नहीं ले पाता है टाइम पे, इसने तो वेकेट कर दिया बी ने, लेकिन ए नहीं ले पाया, इंटर नहीं करा उसने पोजीशन लेने के लिए, तो फिर कलेक्टर पोजीशन अपने पास रख लेगा और मैनेज करेगा उस लैंड को, है ना, खेती करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, और जब भूमि स्वामी अपेयर होगा इसके समक्ष तो फिर ये वापस से रिस्टोर करवा देगा पोजीशन टू भूमि स्वामी कलेक्टर। ठीक, आगे देखते हैं सब सेक्शन 7। where the area of the land comprised in a holding, or if there be more than one holding, the aggregate area of all holding of a bhumiswami is in excess of 5 acre or 10 acre, then only such much of the area of an holding shall be attached। ठीक है, अब ये जनरल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कोई ट्राइबल प्रोविजंस की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी लैंड है जो 5 एकर्स और 10 एकर्स इरिगेटेड अनइरिगेटेड है ना, तो ऐसे जो भी लैंड है अगर उनके ऊपर कोई आदेश आया है और वो किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल आउट होते हैं, सोल्ड होते हैं, है ना, तो फिर वो कितना हो सकता है, जो भी इससे एक्सेस में रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 8 एकड़ है तो 3 एकड़ ही जाएगा इसे एग्जीक्यूशन डिक्रीज में जाएगा, सेल आउट होगा। यहाँ पे 10 एकड़ अनइरिगेटेड है और इसके पास में अगर मान लीजिए कितना है 15 एकड़ है, तो 5 एकड़ ही आप सेल आउट कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा पूरा कर लोगे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से सीलिंग लिमिट प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नो लैंड कंप्राइज्ड इन अ होल्डिंग ऑफ भूमिसाम बिलोंगिंग टू ट्राइब व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, और जो भी एब्रिजिनल ट्राइब से लोग बिलोंग कर रहे थे, उनका कोई भी इस तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में सेल आउट नहीं होगी उनकी लैंड, है ना। अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर, कोई भी रिसीवर अपॉइंट नहीं करा जाएगा यहाँ पे। नो रिसीवर शैल बी अपॉइंटेड टू मैनेज द लैंड ऑफ भूमि स्वामी अंडर सेक्शन 51, नॉट शैल एनी सच लैंड वेस्ट इन कोर्ट और रिसीवर, है ना। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड डेट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई वेयर अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन द लैंड बाय अ मॉर्गेज। अब जैसे हमने वहां पे भी देखा था कि जो सीलिंग लिमिट्स थी वो मॉर्गेज के बाहर आ रही थी, है ना, मॉर्गेज वाला रूल अप्लीकेबल उन पे नहीं हो रहा था, सेम यहाँ पे भी नहीं होगा।
यहाँ पे भी मॉर्गेज जो है वो जरूरी नहीं जो एक्सेस में आ रहा है 5 एकड़ से एक्सेस में जो बचा उसके पास 3 एकड़ उसी के ऊपर अप्लीकेबल हो, वो पूरे पे हो सकती है ना। अगर लैंड मॉर्गेजी अपने पास में ले रहा है, मनी एडवांस कर रहा है, ले रहा है, तो वो कंप्लीटली 8 एकड़ के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट करेगा और पूरी की पूरी उसके फेवर में ये लैंड चली जाएगी, है ना। और जरूरी नहीं कि फिर इसके पास में कुछ नहीं बच रहा है ये इस तरह की प्ली ले ले, ठीक है, आपने मॉर्गेज इफेक्ट करा, उसके ऊपर ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं है, आपके पास 5 एकड़ नहीं बच रहा, कोई समस्या नहीं, ठीक। Notwithstanding anything contained in the subsection 1, no Bhumiswami specified in Chhattisgarh Bhudan यज्ञ अधिनियम shall have the right to transfer any interest in land especially on a side without permission। अब यहाँ पे कुछ बातें आगे के प्रोविजंस में दे रखी है, और उन चीजों में, उन स्कीम्स में विदाउट द परमिशन ऑफ कलेक्टर जो लैंड है वो ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। सबसे पहले तो 7A में दे रखा है आपका कि कलेक्टर की परमिशन के बिना अगर भूधन यज्ञ अधिनियम में लैंड ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी परमिशन जरूरी है कलेक्टर की। उसके बाद में 7B, अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट लैंड इन भूमिस्वामी राइट्स, है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अधिकार दे रखे हैं जो कि गवर्नमेंट लेजी बनाता है, कलेक्टर ने अधिकार दे रखे हैं, या फिर सब्सिक्वेंटली भूमिस्वामी बनता है, देन वो सारे लोग शाल नॉट ट्रांसफर सच लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो कि कलेक्टर रहेगा, है ना। 7B भी सेम ही है। 7C में देखें तो नथिंग इन दिस सेक्शन शाल 7C8 में नथिंग इन दिस सेक्शन शाल प्रिवेंट भूमिस्वामी फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी राइट इन हिज लैंड टू सिक्योर पेमेंट एंड शाल अफेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सेल सच राइट, ठीक है। अब ये कहा गया है 8 में कि ये जो सेक्शन है, मतलब सेक्शन 165 में ऐसी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं करी जाएगी कि जो व्यक्ति है, जो भूमि स्वामी है, वो अपना लैंड किसी मॉर्गेज के लिए जो पेमेंट है सिक्योर करने के लिए नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो मॉर्गेज अलाउड माना गया है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर मॉर्गेज उसके फेवर में हुआ है ना, तो जो मनी उसने एडवांस करी है, स्टेट गवर्नमेंट एडवांस करी, उसकी रिकवरी के लिए वो सेल कर सकता है, पर्टिकुलरली लैंड को स्टेट गवर्नमेंट सेल कर सकती है, ठीक है। आगे नथिंग इन दिस सेक्शन शाल प्रिवेंट भूमि स्वामी फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी राइट, वही वाली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फेवर में भी मॉर्गेज कर सकती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यह अधिकार दिया हुआ है कि रिकवरी के लिए वो सेल कर सकती है उस मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को, है ना। बस एक जो प्रोविजन है हमने देखा था 154 है, वहां पे दे रखी है चीजें, उसका जो प्रोसीजर है उसको एग्जॉस्ट करना जरूरी रहेगा इन केस कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्वॉल्व है तो। आगे नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट भूमिस्वामी हु इज अ डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम ट्रांसफरिंग, अगर डिस्प्लेस्ड पर्सन भी है ना, और तो फिर अगर कोई पेमेंट उसको एडवांस करा गया है किसके द्वारा, दंड कारण डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो फिर वहां पे भी वो लैंड ट्रांसफर कर सकता है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, और वो जो अथॉरिटी है वो पेमेंट रिकवरी के लिए उसको बेच सकती है। अब डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन होगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड करा हुआ है, जो भी ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी से यहाँ पे एंटर करा है छत्तीसगढ़ में, है ना, ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1957 अंडर द एनी स्कीम ऑफ रिसेटलमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हो, तो वो सारे लोग डिस्प्लेस्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। आगे देखते हैं 9B, वही बात कि कोई भी भूमि स्वामी को प्रिवेंट नहीं करेगा अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए इन केस कमर्शियल बैंक ने कोई लोन दिया है ना, और फिर कमर्शियल बैंक को भी अधिकार है उस लोन की रिकवरी के लिए उस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का सेल करने का। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई भी जो ऑफिसर है उसको रेस्ट्रिक्ट करा गया है क्या, नो ऑफिसर एम्पावर टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट शाल एडमिट टू रजिस्ट्रेशन एनी डॉक्यूमेंट विच पर्पस टू कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, है ना। तो ऑफिसर को प्राइम फेसी अपेरेंटली ऐसा फील हो रहा है कि इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रजिस्टर करने से बचेगा, नो एडमिट, है ना, नो एडमिशन, ठीक। आगे नथिंग इन दिस सेक्शन शाल इनवैलिडेट एनी ट्रांसफर विच वाज वैलिडली मेड, है ना, जो ट्रांसफर वैलिड थे उनको नहीं करा जाएगा, जो ट्रांसफर वैलिडेट एनी ट्रांसफर विच वाज इनवैलिडली मेड, जो इनवैलिड थे उनको वैलिड करा जाएगा बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड, है ना। आगे लास्ट एक्सप्लेनेशन, फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 1 acre ऑफ इरिगेटेड लैंड शाल बी डीम्ड टू बी इक्वल टू 2 acres ऑफ अनइरिगेटेड लैंड एंड वाइस वर्सा, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन 165
ये अकेला सेक्शन ही 10 सेक्शनों के बराबर है। हमने इसको पूरा इसी लेक्चर में कवर कर लिया है। मैंने कोशिश भी करी है आपको इजी वे में समझाऊं, है ना। जितना यूट्यूब पे पॉसिबल हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उतना मैंने ट्राई करा है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा, अगर ज़्यादा आप लोग की क्वारी रहेगी, तो फिर इसको लाइव क्लास के थ्रू भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। एक बार देख लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल हम लोग डिस्कशन मोड में इसको समझें, ठीक है। और भी कोई डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस तरह के लेक्चर्स में आपके लिए लाते रहूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 2 या 3 लेक्चर्स में इस पूरे एक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।